is magnetic properties of matter, particularly diamagnetism and paramagnetism. Later we'll take up ferromagnetism also. The behavior of magnets which we see in our day-to-day life is restricted to some observations. एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारी ये होती है कि अगर एक ऐसा बार मैग्नेट हो हमारे पास, given some iron rod or iron nail, it gets attracted towards it. इसी तरह से ये एक और मैग्नेटिक रिंग मेरे पास है, so you can see the interaction between this magnetic ring and the bar magnet. तो ये aspect बड़ा common है, and this aspect is not the whole magnetism. जो ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है जिसे हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं. और ये एग्जिबिट करते हैं कुछ ही सब्सटेंसेस जिसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम कॉमन मटेरियल्स हैं. मगर इसके अलावा कुछ वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं जो शायद हम डायरेक्टली इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, क्योंकि फोर्सेस बड़े वीक होते हैं, हमें सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है. एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही छोटे फोर्सेस को मेजर कर सके, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट. और मे बी डे टू डे लाइफ में हम उनको फील नहीं कर पाते. अगर हम कैटेगराइजेशन करें, क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू द वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वीक मैग्नेटिक्स और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक्स. ए वीक मैग्नेटिक फर्दर कैन बी, या तो ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या पैरामैग्नेटिक. और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म से एग्जिबिट होता है. फेरोमैग्नेटिज्म के बाद में हम और दो एस्पेक्ट्स देखेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म. अब ये जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की है, ये अल्टीमेटली उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से बनती है. एक एटम का जो एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है वो ये है कि एक एटम में एक न्यूक्लियस विच इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. और इस इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशनल मोशन है उससे सपोर्ट करता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसे अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस की तरफ. तो मैं इस फोर्स का नाम Fe दे देता हूँ. लेट्स फैब्रिकेट ए सिस्टम. हम अपने से एक सिस्टम डिवाइस करते हैं और उस सिस्टम में हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे सेपरेटली. एक इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के आसपास इन वन सेंस, मीन्स अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास मूव करेगा बट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो कुछ प्री रिक्विजिट्स हमारे पास हैं, वो प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि आपको याद होगा कि जब भी हम एक चार्ज को मूव कराते हैं, वो चार्ज असल में एक करंट है, मूविंग चार्ज है करंट. एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है वो भी एक करंट है. और ये इलेक्ट्रॉन अगर एक करंट लूप की शक्ल लेता है, फिर उस करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उसका एक इनहेरेंट मैग्नेटिक सोर्स बन जाएगा, वो करंट लूप. और मैग्नेटिक फील्ड करंट के बीच में ये रिलेशन है कि अगर हमने देखा कि ये करंट लूप हमारे पास ये है जो करंट कैरी कर रहा है आई, और अगर ये कन्वेंशनल करंट आई है, कन्वेंशनल इज कि वी शुड कंसिडर डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज. फिर इस करंट को अगर मैं राइट हैंड से ग्रिप करता हूँ, जो थंब है, दिस थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्वांटिटी
जिस क्वांटिटी को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इंटू ए इज द एरिया वेक्टर। तो ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। फिर आपको लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पता है, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज q मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय v क्रॉस b। फिर अभी हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की जब बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो इसके साथ एसोसिएटेड करंट होगी I, दैट करंट I विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसका चार्ज हम E लेते हैं, कैपिटल T इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इन द ऑर्बिट एंड टेक्स टाइम कैपिटल T फॉर वन रेवोल्यूशन, सो दिस गिव्स यू द करंट। तो इन इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए लेट्स डिवाइस दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं इन द एटम, और ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, सपोज यहाँ वेलोसिटी लेते हैं, इज अलोंग टेंजेंट, लेट दिस वेलोसिटी बी v। इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्ट करता है इस डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज फोर्स Fe। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स between nucleus and the electron. So here is the electron with charge E minus. इसी का एक एनालॉग जो हम डिवाइस करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है न्यूक्लियस के आसपास, मगर दिस इज नाउ नॉट एन एंटी क्लॉकवाइज बट इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन। सो दिस इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी लें, विच विल बी अगेन अलोंग द टेंजेंट, लेट द वेलोसिटी बी v, और दिस वेलोसिटी v which is now the velocity जिसको फिर से सपोर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that is Fe। As far as the process is concerned, if I consider कि ये इलेक्ट्रॉन पाथ एक लूप है, then this will have a current, it will have a magnetic moment, and if I say that that magnetic moment is m, this m will be given by the current associated with the electron, say it is I, multiplied by area of this orbit, say this is A. As per the convention, in the present case, in this case, if I turn my right hand fingers in the direction of conventional current, then m gives the magnetic moment. In this case, remember कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। So जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एक नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, then magnetic moment was outwards. लेकिन because the electron is moving in the anti-clockwise direction, the magnetic moment will be taken inwards. Because this is electronic current, it will be taken as negative of the conventional current. So in this case, if I show कि this is the nucleus, ये एक nucleus है, this is the electron in motion, this is moving in anti-clockwise direction, there is a magnetic moment into the plane of paper. मैंने कहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता it would have been outwards, but now it is inwards. So I show that inward magnetic moment with an arrow like this. This is inwards into the plane of paper. यहाँ पर क्या होगा कि if we apply the same definition, यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, if I put my right hand fingers, so this is the electronic motion, लेकिन instead of taking magnetic moment inwards, I'll take it outwards because I have to consider the conventional current which is opposite to it. So here it would be कि अगर ये हमारे पास अब एक और इलेक्ट्रॉन है which is moving inside the atom, here is the motion of the electron in the clockwise direction and the associated magnetic moment is m, which will be upwards. If I have to define this value of I, so I will be equal to, I is equal to charge of electron divided by time taken in moving around the orbit once. तो ये जो अब क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमें क्या दे रही है? ये क्वांटिटी हमें बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट दे रही है। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम यहाँ पर एक L लिख देते हैं। दिस L इंडिकेट्स कि इट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड orbital magnetic moment. Now this orbital magnetic moment denoted by ml is a vector quantity जिसकी direction आप देख रहे हैं कि how we determine its direction. It will be given by this equation provided I is a conventional current.
Now this orbital magnetic moment is not the only magnetic moment electron has. There's one more which we call as spin magnetic moment. So I have another spin magnetic moment, and this spin magnetic moment मैं इसको denote करता हूँ ms से. आमतौर से हमारे कई फिजिक्स की किताबों में और कई जगह आप देखोगे कि spin of an electron is compared to the spin of Earth. Like Earth is rotating about the axis, then it is revolving around the sun. Same way we sometimes think that electron must be a spinning ball, and this spinning ball is rotating with respect to its own axis, then it is revolving about the nucleus. This is wrong. ये गलत मॉडल है. इस मॉडल पर आप सही तरह से ट्रस्ट ना करें. Because of the property कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक पॉइंट मास है, ये एक डॉट है. It does not have the extent of the rigid body, then the origin of this type of outcome of this type of say entity is not classical. ये कोई classical entity नहीं. Spin of an electron is the outcome of quantum mechanics. The concept of spin of an electron was introduced in 1925 by Gaudsmit and Uhlenbeck. As we see कि अगर हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को लेते हैं which I say ml. Now what is this orbital magnetic moment? It is I multiplied by A. What is I? I is the current corresponding to the orbital motion of the electron in its orbit or in the path. So this is E divided by T, ये है I, multiplied by pi r square. R is radius of this path, तो इस path का radius है R. Then I can say from here that if I have to talk about time taken by electron to make one full revolution, it is distance divided by speed, that is 2 pi r divided by v. So I may write ml as ml is equal to E divided by 2 pi r divided by v multiplied by pi r square. That gives you E into v divided by 2 pi r into pi r square. So pi gets cancelled with pi, r gets cancelled with r. We have 1 by 2 E v r. So this is ml. Now I can multiply this 1 by 2 E v r. I can multiply by m and divide by m. M is mass of electron. अगर आपको याद होगा कि mvr is angular momentum. So what I get 1 by 2 into E by m into angular momentum. L is angular momentum of the electron. So that way this magnetic dipole moment, which we call as the orbital magnetic dipole moment, is associated with the angular momentum which electron possesses when it is moving in the orbit. What we find out कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को without orbit लें, that means let's get this electron out of the atom, still electron possesses some magnetic dipole moment. Now that magnetic dipole moment which it possesses, irrespective of the orbital motion, वो सिर्फ orbital motion में नहीं है, that was associated by Gaudsmit and Uhlenbeck with the spin. And that spin will be now some ms. That means there will be a magnetic dipole moment which we will call as spin magnetic dipole moment, and that spin magnetic moment will be denoted by ms. It's very important to remember that spin magnetic moment is a pure quantum mechanical quantity of mathematical origin, and we should not associate it with any phenomenon of classical physics the way we do it by comparing it with the spinning motion of earth or a top. It's not so. अब इन दोनों को मिला के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम अगर वेक्टोरियली ऐड करें तो हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है. सो व्हाट इज
net magnetic moment of an electron. The net magnetic moment is the vector sum of its orbital magnetic moment and the spin magnetic moment. Now in this picture what you see is कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो है अपोजिट टू ईच अदर, बाद में आप देखोगे कि इस अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन की एक सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो अगर हम इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं इन दोनों का मिला के, दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम जीरो. नाउ दिस इज ट्रू अबाउट एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनीवेयर, एंड दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकमिंग जीरो मीन्स कि जो ये एक ऐसा एटम है इसके पास अपनी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. द वे वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके पास एक डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, one of the charge is multiplied by distance between two charges. इसी तरह we have a magnetic dipole which will have a magnetic dipole moment. लेकिन given two electrons moving in the opposite direction and given in this manner, their net magnetic dipole moment is zero. So that way जो इसका m net होगा, that m net will be equal to zero. Now let's bring these two electrons into a magnetic field. We apply a मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एंड दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच वी अप्लाई इज लाइक दिस कि अगर हम एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर, उस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विद क्रॉसेस. सो दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग exposed to a uniform magnetic field. These red crosses indicate magnetic lines going into the board. Similarly, I have another set of magnetic lines going into the board here. So this is another uniform magnetic field B, or its inverse. Let's see the situation now. Now the situation is that considering electron to be charged in state of motion, the Lorentz force comes in. Lorentz force आपको याद होगा. I wrote the equation of Lorentz force. F is equal to Q into V cross B. In this case, Q is equal to minus E. So this is minus E V cross B. There is a Fleming's left-hand rule which tells us the direction of force. Fleming's left-hand rule is stated like this, that we take the left hand fingers, first finger if in the direction of field, second finger in the direction of current, then this is the direction of thrust. Thrust means force which the electron will experience. If we apply it here in this case, so I have first finger in the direction of magnetic field, second finger in the direction of speed of the electron, then this thumb should give me the direction of magnetic force. But here it has to be reversed, because जो ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन की वजह से अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज होता और हमने ऐसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो स्पीड हम लेते हैं इट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो हमें अगर मिल रहा था ये आउटवर्ड्स, दिस विल बी इनवर्ड्स. सो यू एग्री विद मी कि जो इस केस में एक नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा, दैट नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज Fm ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इनवर्ड्स. Applying the same rule here, जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो you can see again that if we use the same situation, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज होता then the magnetic force would have been inwards, लेकिन चूंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है the magnetic force will be outward. So here it is Fm. So external field के आने से situation बदल गई है. Situation कैसे बदली है? That instead of having now the force Fe acting on the electron, in this case it is Fe minus Fm. The force has decreased. In case of this electron, where the force was Fe, because of the coming of external magnetic field, जो ये B है, ये एक external magnetic field है, the force is now Fe plus Fm. So what will these two forces, Fe plus Fm do? They will keep the radius same, radius will remain same, but the increase in velocity will take place. तो अगर यहाँ velocity initially थी हमारे पास, ये velocity v थी,
the same velocity now for this electron will become v plus delta v. There's some increase in the velocity. अगर ये velocity थी v, initially ये v velocity थी, since the force now, net force is lesser than before, it will become v minus delta v. So if I call this as v1 here or v2 here, I call this as v1. Now the velocity has decreased here, the velocity has increased. Now we saw earlier कि जो magnetic dipole moment है, which is equal to 1 by 2 into E by m multiplied by L, और L क्या है? L is equal to mvr. तो आप समझोगे कि in this case now there will be a decrease in the magnetic moment, because magnetic moment is directly proportional to angular momentum. Angular momentum is dependent on velocity. Mass and radius do not change. So since there is a decrease in velocity in this case, there will be a decrease in magnetic moment. तो जो उसका net magnetic moment अब होगा, that will be ml, जो उसका पहले था, minus some delta m. And in this case, since there is an increase in velocity, it is v plus delta v. So this is v minus delta v, whereas this is v plus delta v. तो इसमें there will be increase in the magnetic moment. And that increased magnetic moment ml will be something like m original जो था, that is ml. So I'll call this as ml plus. So this is new. So I'll call it as m2. So be m1. तो ये हो जाएगा ml plus some delta m. अब याद रखें कि जो ये वाला है, in this case, जहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, यहाँ बढ़ गया, और जो ये था यहाँ कम हो गया. Earlier when we found the algebraic sum of the two magnetic moments, it came out to be 0 earlier, before coming of external magnetic field. लेकिन अब अगर आप इस combination का, इन दो electrons का net magnetic moment निकालते हो, so net magnetic moment, which I call as the orbital magnetic moment, net orbital magnetic moment, it will be difference of these two. So I have ml plus delta m minus ml minus delta m. So you'll see when we subtract them, ml will get cancelled. This will be delta m minus delta m will become plus delta m. So this becomes twice delta m. This is the net magnetic moment of this combination now. Now this magnetic moment which remains there, जो ये difference of दो magnetic moments की हमने निकाली, and it has come out to be some finite value that gives this atom a small magnetic behavior. अब ये atom जो है, अगर इसमें दो electrons हैं, तो उस electrons की अगर motion इस तरह की है कि one of them is moving in the clockwise and other is moving in the anti-clockwise, clockwise, तो ये एक तरह की polarization दिखाता है. Electrostatics में आपको याद होगा कि when we expose a dielectric molecule to the electric field which was uniform, there was some dielectric moment which got induced. That's induced dielectric moment. The same way, if we now introduce a kind of atom into the external magnetic field, so this comes into appearance. अब हमने ये दो electrons क्यों लिए of opposite sense, a clockwise or anti-clockwise? Now this goes back to the atomic structure again. Atomic structure में आपको याद होगा कि whenever we make a pairing of electrons inside the atom, that pairing takes place like this, that electrons with opposite spins, they enter into pairs. Like this could be some orbit which is S-type orbit. So there are two electrons like this and like this. This is a p-type orbit. There are three pairs of electrons like this and like this. That means whatever these electrons will do will depend on कि इनका जो sense है या इनका जो spin है वो किस type का है. अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक atom है या एक molecule है which has number of electrons, or those number of electrons have combined like this, और इनको हमने expose किया to an external magnetic field, you will agree कि there will be appearance of a net magnetic dipole moment,
2 डेल्टा एम। और इस नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए ये था आउट ऑफ पेपर, ये था इनसाइड पेपर, इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड। सो आउट ऑफ द बोर्ड into the board, the magnetic field is into the board. जो ये net magnetic dipole moment है, which we have found stronger vector minus weaker vector. Stronger vector is the vector which is outwards, this outwards. Weaker vector is the one which is inwards. तो ये जो delta m की direction है, this will be outwards. That means it will be in the direction of the stronger vector. और आपको याद है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट्स इनवर्ड्स, दैट मीन्स आई कैन से कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स दीज टू आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप ये समझ गए, यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज कि जब भी हम एक्सपोज करते हैं एक एटॉमिक स्पीशीज को which was otherwise a atomic species जिसमें electrons paired थे like this, और जब हम उसको expose करते हैं to an external magnetic field, naturally a net magnetic dipole moment comes out. That net magnetic dipole moment has a direction which is opposite to the applied external field. So if this is the applied external field, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है। सो दिस इज गोइंग लाइक दिस, ये इसके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है विच विल गो टू द साउथ पोल। यहाँ इसका कहीं साउथ पोल भी है। सो हियर वी हैव द साउथ पोल। सो दिस मैग्नेटिक लाइन विल रिटर्न लाइक दिस टू द साउथ पोल, सेम वे लाइक दिस। अगर इस रीजन में आपने अब इस एटॉमिक स्पीशीज को रखा, ये एटॉमिक स्पीशीज का जो एटम है उस पर हम एक एरो दिखाते हैं। द एरो लाइक दिस indicates a magnetic dipole moment. तो इस एरो की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी होगी कि ये अगर नॉर्थ है, so the arrow will have a magnetic dipole moment which will be opposite to the direction of magnetic field. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसके अपोजिट ये 2 डेल्टा m जो वेक्टर हम दिखा रहे थे अभी, this 2 डेल्टा m will be opposite to the net magnetic field. It's very easy to understand कि इसका जो ये नॉर्थ है इस नॉर्थ के साथ रिपेल करेगा, रिपल्शन दिखाएगा, and this atom will try to run away from the strong magnetic field or the strong magnetic pole. Now running away of this atom from the strong magnetic pole of the given magnetic field is diamagnetism. We have a definition. Diamagnetism is that magnetic property where a substance tries to move from the stronger part of magnetic field to the weaker part. In other words, the diamagnetic substance shows repulsion from a strong magnetic pole. It is not attracted, it is repelled. तो जो शुरू में हमने एक मैग्नेट को लेके, इस मैग्नेट को लेके अगर मैंने एक बिहेवियर दिखाया, दिस बिहेवियर, ये कम से कम डायमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं, बिकॉज ये जो बार मैग्नेट है, it is running towards the stronger part of the field, not away from it. What will happen in a diamagnetic substance? They will try to run away from each other. ये मैग्नेट की तरफ आना ही नहीं चाहेगा अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है मगर है वीक। इट्स अ वेरी वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और यूनिवर्सल है, हर एक जगह मौजूद है। फिर ये एग्जिबिट क्यों नहीं होती हर जगह? Why don't we see everything being repelled by a magnet? The reason is कि इस प्रॉपर्टी को, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डोमिनेट करते हैं कई बार पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ये एक बार मैग्नेट है विद द नॉर्थ पोल, ये एक और बार मैग्नेट है विद द साउथ पोल। से द मैग्नेटिक लाइंस आर लाइक दिस, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म फील्ड, इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नाउ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैंने एक सब्सटेंस को रखा है ऑन ए प्लेट लाइक दिस, सो दिस इज द प्लेट which has been placed such that these magnetic lines make here a very weak magnetic field. Here it is strong, here it is strong. तो आप देखोगे कि जो ये substance है जो diamagnetic है, it will get heaped up like this. ये यहाँ पर एक ढेर ऐसे बना लेगा. This substance will get heaped up in the middle. You understand why?
because it is running away from the strong magnetic field. यहाँ से ये run कर रहा है from the strong magnetic field, and it is getting accumulated near the weak part of the magnetic field. So this could be a diamagnetic substance. This is diamagnetic substance, but remember that we have kept the bar magnets जो magnetic field बनाते हैं in such a manner कि we have the stronger magnetic field towards the ends of these and a weaker magnetic field in the middle. Now, what are the diamagnetic substances? Examples. Water is a very common diamagnetic substance. Hydrogen is a very common diamagnetic substance. We have nitrogen, a very common diamagnetic substance. We have silver, copper and gold. So we have copper, we have silver and we have gold. They are some of the very common diamagnetic materials which we find around ourselves. So this manner you have understood how diamagnetism is outcome of a net magnetic dipole moment which will be produced whenever we bring a substance into an external magnetic field. Now, अगर हम magnetic field जो external उसको remove कर दें, will the substance still remain magnetic? Answer is no. क्योंकि जैसे आपने इस magnetic field को remove किया, B को, आपने Fm को remove कर दिया. अब आप Fm को यहाँ से remove कर दो, Fm को यहाँ से remove कर दो. Velocity which was here, V plus delta V, here it was V minus delta V. It will return back to V. जैसे ये velocity return कर गई, तो ये जो दो magnetic dipole moments हैं, orbital magnetic dipole moments, they become equal. Once they become equal, the magnetic dipole moment will be zero. So ये एक temporary phenomenon है, which remains there till the time external magnetic field is present. Once the external magnetic field is removed, it gets removed. We have to revisit this process. इस process को हम revisit करेंगे in terms of two very important quantities. One is called as magnetic permeability and other is called as magnetic susceptibility. तो हम इसको फिर से एक view देंगे in terms of the this magnetic permeability of the given medium and the magnetic susceptibility. Now next we take up paramagnetism. यहाँ आप जो property है वो ये है कि a diamagnetic substance tries to go from strong part of magnetic field to weaker, but a paramagnetic substance tries to go from weaker part of magnetic field to stronger. So this will be weaker to stronger. To stronger. In other words, अगर ये हमारे पास एक magnetic field है और यहाँ मान लीजिए ये strong है, यहाँ weak है, so a substance will run towards it. So अगर ये paramagnetic substance will try to come towards it, which means that it is being attracted by the magnet. Now some of the common examples of paramagnetic substances are, we have aluminium, we have chromium, we have oxygen. These are paramagnetic substances, and sodium is also there. अब इन substances की एक खास characteristic property ये है, वो property है कि they have unpaired electrons intrinsically, unpaired electrons. For example, I take up aluminium. So aluminium is an atomic number 13. Let's see its electronic configuration. Its electronic configuration is 1s2, so we have 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. तो आप देखेंगे कि जो इसका ये ऑर्बिट है, here we have a single electron which could have been accompanied by another electron. ये unpaired electron जो है, this becomes its characteristic feature. Let's take of chromium now. So this is chromium. Atomic number is 24. Let's write its configuration. So this will have
as per Hund's rule and Ahbah principle. So this will be 4s1 and 3d5. You could also write it like this, energy wise. So this will be 4s1 3d5. तो जो इसके outermost orbits हैं, here it is 4s1, so this is 4s1 and this is 3d, इसमें 5 lobes होंगे, so 1 2 3 4 5 filled by 5 electrons. Or you see in all 1 2 3 4 5 6 unpaired electrons. How these unpaired electrons contribute? ये unpaired electrons, जैसे हम diamagnetic properties में बात करते हैं about the cancellation of magnetic dipole moments, they will not have net cancellation. Maybe these two electrons may cancel out each other's magnetic dipole moment, but they will not. And how we represent this substance? अगर मैं एक chromium के sample को represent करूँ, I will represent it like this, कि ये इस chromium के sample में अलग अलग atoms हैं, molecules हैं, अगर एक element है तो atoms हैं. These are the dipoles which I show are randomly scattered. जो arrow है, इसके magnetic dipole moment को represent करता है. तो as such, अगर आप इस substance के example को लोगे, all these magnetic dipole moments grossly पूरे substance के cancel out हो जाते हैं, and its net magnetic dipole moment will be zero when magnetic field applied is not there. कोई बाहर का external magnetic field हमने apply नहीं किया, the net magnetic dipole moment of this substance is zero. But what will happen if we bring an external magnetic field and apply it on the substance? तो हमने अब क्या किया कि हमने इसी substance पर एक external magnetic field को लाया और वो magnetic field हमने apply किया. तो this is the sample. ये हमारे पास उस external magnetic field की magnetic lines हैं. These red lines are the magnetic lines which we have brought. ये magnetic field जो है, जो external magnetic field है, it will try to align these magnetic dipoles. ये magnetic dipoles को align करेगा so that the magnetic dipoles, most of them will be now like this, like this, like this. So what will be the outcome of this? The outcome of this is कि अब जो ये substance है, ये substance in presence of magnetic field, external magnetic field, it has its magnetic dipoles aligned along the direction of magnetic field. मान लेते हैं कि जिस magnetic field को आपने produce किया, वो यहाँ से north pole से निकला और यहाँ south pole पर जाके चला गया. अब ये देखिए, जो ये नॉर्थ पोल है, ये इनके साउथ एंड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. तो जब मैं ऐसे एक मैग्नेटिक डायपोल दिखाता हूँ, द एरो इज इट्स नॉर्थ एंड एंड दिस इज द साउथ एंड. तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इसमें एटम्स हैं, उनके साउथ एंड्स को ये नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा और उनके नॉर्थ एंड्स को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा. द आउटकम इज नाउ दैट दिस मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी लाइक दिस, कि दिस सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिपेल्ड विल बी अट्रैक्टेड. But as such, this is still a weak attraction. A weak attraction means the amount of force which acts on each of these molecules is quite feeble. So we grade it as a weak magnetic effect. Again I say कि हम इस paramagnetic property के mechanism को समझ गए, लेकिन some mathematical property which we will be expressing in terms of magnetic susceptibility and permeability, इस पर फिर से एक बार आएंगे and we will try to find out कि substance की magnetic susceptibility क्या होगी and how this substance is later on going to be further, अगर इसके हम magnetic behavior को strong बना लें somehow, how it is going to be related to ferromagnetism. And that will be our next phase of this lecture.